अच्छा, कुंडली चली गई होगी सामने से। अब बताइए क्या राशि है, कौन सा पायरा है, क्या नाम आप रखे? भाई आप लोग सब ज्योतिष करने जा रहे हैं, तो अब आने वाले समय सबसे पहले आदमी यहीं से आएगा कि हमारे बच्चे का जन्म हुआ है, उसका टेवा बनाइए। क्या राशि निकली इसकी? राशि तो मिथुन निकली। मिथुन राशि है, मिथुन। अच्छा, कौन सा नक्षत्र आया? हैं? आद्रा। अच्छा, आर्द्रा में मूल पड़ते हैं क्या? आर्द्रा में मूल पड़ते हैं क्या? मुझे लग्न तो मगध में है ना? नहीं, लग्न से नहीं, चंद्रमा से निकालेंगे ना, लग्न से नहीं निकालना। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसी से बताएंगे आप मूल पड़े कि नहीं। तो अब आप बताएंगे आर्द्रा नक्षत्र मूल का नक्षत्र है क्या? नहीं है। तो आप लोग कहेंगे मूल नहीं है। तो पायरा कौन सा है? आर्द्रा में कौन सा पायरा होता है, कौन सी मूर्ति होती है? सोने की, चांदी का, तांबे का, लोहे का? चौथा पाया है, कहेगा फोर्थ है, फोर्थ दिख नहीं, रहा है तब तो। वो तो चरण हो गया, फोर्थ तो चरण हो गया। पायरा चांदी का होता है गुरुजी। हाँ, चांदी भी होता है, सोना भी होता है, लोहा भी होता है और तांबा भी होता है। इसमें कौन सा आ रहा है? चांदी आएगा आर्द्रा में। अच्छा, धर्मेंद्र जी, गिलास जी, आप बताएं। गुरुजी अभी तो नहीं है। चांदी आएगा। भुवनेश जी, आपने कैसे बताया चांदी? चांदी आएगा गुरुजी। कैसे आएगा चांदी? सूत्र क्या है? सूत्र तो यह है गुरुजी, मिथुन लग्न में आर्द्रा नक्षत्र के अंदर राहु नक्षत्र स्वामी चांदी आएगा इसका गुरुजी। अरे नहीं, ये कोई सूत्र नहीं। तांबा है गुरुजी, तांबे का है 3, 7, 10 में तो मिथुन में। चलिए, आप तांबा बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं चांदी, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं कि चांदी आर्द्रा नक्षत्र राहु ऐसे कुछ नहीं होता, और कोई कारण होगा। ओके, कारण कोई और होगा। ठीक गुरुजी, मैंने देखा नहीं। तो बताइए कि आपने चांदी मतलब ऐसे ही ठोक दिया? नहीं, ठोक नहीं दिया। एक्चुअली क्या है, राहु के संदर्भ में मैंने देखा, क्योंकि जब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होता है तो अधिकतर पाया चांदी में पाया जाता है। अच्छा, अगर ये पुनर्वसु होता तो? पुनर्वसु होता, क्योंकि स्वाति में भी चांदी का पाया पाया जाता है। नहीं, अगर पुनर्वसु होता तो? इसका मेरे को आइडिया नहीं गुरुजी। तो इसका मतलब आपने ठोक दिया? नहीं, ठोका नहीं है, थोड़ा सा समझा, थोड़ा ठोका। आपने कर्रा वाला ठोक। सही है, गलत है गुरुजी? गलत है, तभी तो कह रहा हूँ। अच्छा, गलत है, ओके। हाँ, गलत है, क्योंकि इसीलिए कह रहा हूँ। स्वाति भी राहु का नक्षत्र है और उसमें चांदी का पाया, मेरे पास एक कुंडली पड़ी थी, उन्हें उसमें देखा तो मैंने कहा आपने उससे ठोक दिया, ये ठीक है, लेकिन ठोकने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इसका कोई सूत्र होगा। अच्छा। कोई और बताएगा क्या सूत्र है? अच्छा, कैलाश जी जो सूत्र लगा रहे हैं वो सूत्र लग तो सही रहा है, लेकिन वो चंद्रमा के नक्षत्र पर नहीं लगेगा, वो लग्न पे लगेगा। कैलाश जी, अच्छा, ठीक। अगर लग्न सिंह है तो वो लग्न के अनुसार है ना? ठीक है। चंद्र राशि के अनुसार है, वो राशि के अनुसार है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ नक्षत्र के अनुसार। तो यहाँ नक्षत्र, ठीक है। आपको कुछ और दिख रहा है? मैं राशि के हिसाब से बता रहा था। मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है गुरुजी। पंचांग पंचांग दिख रहा है?
तो पंचांग से मैं कुछ बातें आपको बताऊं, बहुत अच्छे से दिए। जी गुरु जी। ठीक है, ये पेज है जिस पेज पे मैं दिखा रहा हूँ, ये पेज नंबर कितना है ये तो मुझे नहीं मालूम, ये दिखा देता हूँ पेज नंबर कितना है, 35। मई मास का है ना ये तो? 35 पेज नंबर है। अच्छा, कौन पढ़ेगा? नक्षत्र अनुसार पाद ज्ञान कौन पढ़ेगा? पढ़िए, दिखा है क्या? आर्द्रा दश रूपाणाम किसी को दिखा है यहाँ पर? ये हाँ गुरु जी, आधा दश रूपाणम विशाखम। विशाखा, विशाखा नवताम्रका, सर्वस्या लोहा प्रकृतिश्चः। ठीक है, अब हिंदी करो इसकी। आद्रा से 10 नक्षत्र चांदी का पाया। कॉपी में लिख लो, आर्द्रा से 10 नक्षत्र तक चांदी का पायरा, और आगे पढ़ो। पाया और जन्म तथा विशाखा से 9 गणना तक तांबा। तांबा। से 6 अब आप आर्द्रा से जब आप 10 गिनेंगे तो विशाखा पे पहुंच जाएंगे आप गिन के देखो, आर्द्रा से स्वाति तक पहुंचेंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, और विशाखा से गिनना चालू करो 9, तो रेवती तक पहुंचेंगे। पढ़ो, लिख लो, विशाखा से 9 तांबे, और उसके बाद रेवती से कितने लेना है? रेवती से 6 गणना हाँ हाँ, कितना, कौन सा आया? सोना। हाँ, और शेष गणना का लोहा। ठीक है, यहां पर किसी ने मत अलग कर दिया है, जैसे आर्द्रा से 10 चांदी, विशाखा से 4 नक्षत्र लोहा, पूर्वाषाढ़ा से 7 अग्रिम तांबा, और शेष स्वर्ण। ठीक है, चलिए अब इस दोनों को लाइन को हटाते हैं, और जो लाइन मैं बता रहा हूं वो लिखिए। आर्द्रा से 12 तक चांदी, ज्येष्ठा नव ताम्रकम, ज्येष्ठा से 9 तांबा, से 9 नक्षत्र तक तांबा, रेवती से 3, और रेवती से 3 नक्षत्र 3 सोना, और शेष 3 जो है वो लोहा। कृतिका रोहिणी मृक्षरा, कृतिका रोहिणी मृक्षरा, जो शेष 3 बचेंगे वो लोहे में। आर्द्रा द्वादश रूपाणाम ज्येष्ठा नवताम्रकम रेवती तृतीय हेमम च शीर्ष लोहंच कष्टदा। ये यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने जो लिखा है उसके अंतर्गत ही ये भी आता है। तो आपका जो चांदी का पायरा है वो निकला तो सही है, क्योंकि आर्द्रा से प्रारंभ होने वाले 10-12 नक्षत्र तक चांदी रहता है। अब जो हमारे कैलाश जी बोल रहे थे, वो बोल रहे थे जन्म लग्न से चंद्रमा 1-11 स्थान में हो तो सोना। तो जन्म लग्न क्या है? सिंह। कौन सी है? सिंह। देख सकते हैं। और चंद्रमा कौन से भाव में गया है? लग्न से 11वें में। 11वें में। तो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, जन्म लग्न से 1-6-11 में हो तो सोने का, यानी कि लग्न से चंद्रमा अगर 11वें भाव में है तो जातक का जो पाया है वो सोने का, तो लग्न के अनुसार सोने का, नक्षत्र के अनुसार चांदी का पायरा है। तो चांदी का अच्छा होता है या नहीं? अच्छा होता है।
अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। और सोने का सोने का खराब माना नहीं, जाता है। खराब माना अच्छा जाता नहीं माना जाता है। है। और लोहे का लोहे का मध्यम फल में है गुरुजी। और भी खराब, सबसे खराब। हाँ, लोहे का और भी खराब। वंदना जी बिल्कुल सही करेंगे, लोहे का सबसे ज्यादा खराब। सबसे अच्छा तांबा चांदी, तांबा। चांदी सोना अच्छा, खराब। तांबा सेकंड है और सोना थर्ड है और लोहा बिल्कुल खराब। ठीक है, चलिए, ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि आपके निर्णय सागर पंचांग आदि में बहुत सी बातें नीचे की साइड में दिखी हुई, तो आप ये नीचे की जो आपकी वो दी रहती है प्रश्नावली, अगर आप इन्हें पढ़ेंगी तो आपको कई बार किताबें नहीं देनी पड़ेगी, बहुत सी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। है, देखिए मैं कुछ और भी बताता हूँ, यहाँ कुछ है। ये काय का लिखा है बताइए, ये क्या लिखा है? कर्क सिंह कुंभ मीन क्या है? धर्मेंद्र जी पढ़िए। गुरुजी भद्रा का लिखा है, कर्क हाँ, सिंह लिखो। मीन राशि के चंद्र रहते भद्रा मृत्यु लोक और हाँ। मेष वृष मिथुन वृश्चिक चंद्रमा भद्रा स्वर्ग लोक और कन्या तुला धनु मकर में पाताल लोक। इस प्रकार मृत्यु लोक पर भद्रा का। हाँ, वृष्टि नाम के ग्रह में भद्रा होती है, ये बात को आपको मालूम है जी सर। है ना? अभी आपका होली पे वृष्टि नाम का ग्रहण था। होली को चंद्रमा किस राशि के थे? किंग राशि में थे। कन्या में थे। कन्या में तो बाद में आए, कन्या में तो कल आए, उस सिंह में दिन सिंह में थे। अगर कन्या के होते तो इतनी ज्यादा भद्रा का दोष नहीं दिखाते, क्योंकि कन्या की भद्रा देखो क्या आ रही है, पाताल लोक की आ रही है कन्या की। पाताल लोक की। तो पाताल लोक की भद्रा का ज्यादा दोष नहीं है, मृत्यु लोक की भद्रा का सबसे ज्यादा दोष है, और स्वर्ग लोक की भद्रा का भी ज्यादा दोष नहीं है। क्यों? स्वर्ग का और पाताल का दोष ज्यादा क्यों नहीं है? पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए अपने को पृथ्वी का लगेगा। हाँ, हम इस लोक के वासी हैं, जिस देश में भद्रा रहती है गंगा। हाँ, जिस देश में गंगा रहती है, तो चूंकि यहाँ पर गंगा रहती है, ये मृत्यु लोक है, क्योंकि गंगा जी मोक्ष देती है। स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में गंगा जी का कोई काम नहीं। तो हमारे यहाँ पर जो भद्रा, चूंकि हम मृत्यु लोक वासी है, इसलिए हमें मृत्यु लोक की भद्रा से ही ज्यादा भय होता है। पाताल लोक में पाताल लोक वालों का को भय रहेगा, स्वर्ग लोक में स्वर्ग लोक वालों को भय रहेगा। तो आने वाले दिनों में भद्रा आने वाली है। कब? तो भद्रा आएंगी 20 तारीख को रात को, और उस दिन चंद्रमा होगा तुला का। तो बताइए भद्रा कौन से लोक में होगी? लोक में गुरुजी। हाँ, और इसके बाद जो भद्रा आएगी वो आएगी 27 तारीख को, जिस दिन मकर राशि का चंद्रमा है। 27 तारीख की भद्रा कौन से लोक की होंगी? मकर वाली, पाताल लोक पाताल लोक की। पाताल तो लोक। आप जब भी आपको कर्क सिंह या कुंभ मीन के चंद्रमा की भद्रा मिले, तब आपको ज्यादा वो करना है। भद्रा के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं केवल इतना दिखाना चाह रहा था कि पंचांग में बहुत सी चीजें आपके सामने स्पष्ट है। अगर दिक्कत आए तो पंचांग थोड़ा सा पलटेंगे और वहीं से यजमान का समाधान कर देंगे। ठीक है, भी एक अच्छी चीज मैंने देखी थी, मैंने कहा आज आपको बता ही दूं। सूर्य नक्षत्र से ये भी है, ये जो ये अश्विनी नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है? मूल का नक्षत्र तो नहीं है? मूल का है। हाँ, तो अश्विनी के पहले चरण में अगर जन्म होगा तो किसको भय? पितृ को, पिता को। बिल्कुल, लिख लीजिए अपनी कॉपियों में। और दूसरे चरण में अच्छा है, तीसरे चरण में अच्छा है, चौथे चरण में भी अच्छा है। वही रेवती
के पहला चरण अच्छा है, दूसरा अच्छा है, तीसरा अच्छा है, चौथा खराब है। बाकी आप निर्णय सागर वगैरह में पढ़ लेना, वो अपनी मूल चिंतामणि में पढ़ लेना। ऐसी बहुत सी चीजें आपको इन पंचांगों में मिल जाएगी, आगे भी मिल जाएंगी। और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये खुल गया तो इसी का बता दो पहले, बाकी उस कुंडली पर तो चर्चा करनी ही है मुझे। हाँ, अंक ज्योतिष भी यहाँ पर दिया है, कार्य सिद्धि कब होगी ये भी पढ़ सकते हैं, लड़का लड़की क्या होगा ये भी पढ़ सकते हैं, प्रश्न शास्त्र के ये फल आपके सामने दिए। ठीक है, अच्छा, त्रिज्येष्ठ विचार यहाँ पर दिया है, 3 ज्येष्ठ। लेकिन एक बात ये वाली पढ़िए, विशाखा नक्षत्र की कन्या किसके लिए अच्छी नहीं होती? देवर है तो हाँ, देवर को। परंतु विशाखा का चौथा चरण ही अशुभ है। अगर विशाखा नक्षत्र में वो चौथे चरण में होगी तो ही ऐसा होगा। तो सभी देवर देख लें, भाभी जो आ रही है वो विशाखा के चौथे चरण की तो नहीं है। आश्लेषा मूल नक्षत्र उत्पन्न वर प्लस कन्या किसको कष्ट देते हैं? ससुर का लेता है गुरुजी, हैं? सास ससुर का लेता है। हाँ, तो देख लीजिए आप लोगों में से किसी का आश्लेषा या मूल तो नहीं है, लेकिन इसमें भी कौन सा चरण लिया है? आश्लेषा और मूल, मूल का चौथा और आश्लेषा का पहला, ये भी नोट कर लेना। ये नहीं कि पूरा मूल खराब है या पूरा आश्लेषा खराब है, कुछ छोटे छोटे रहस्य हमें पंचांगों में मिल जाए, अगर वो हम नोट कर लें तो हमारे बड़े काम के हैं। हमारे योग वर्षा के लिए देख सकते हैं, कल वर्षा का भी योग यहाँ पर पढ़ दिया है। योग ख्याल से खत्म होने वाला है। हम वापस कुंडली पे जाएंगे और फिर कुंडली पढ़ेंगे। जातक ने हमसे पूछा कौन सा नक्षत्र है, हमने बताया आर्द्रा, कौन सा उसका मूल है कि नहीं, हमने कहा नहीं है। कौन सा पाया है, अपन ने बोला चांदी का, नक्षत्र के अनुसार चांदी का और लग्न के अनुसार सोने का। तो वो पूछ रहा है कि नाम का अक्षर क्या है, नाम का अक्षर क्या है उसको? नाम अक्षर क्या है? चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में चौथे चरण में है, क्या ये बात सही है? सही है, सही है ये तो। तो अब हम जाकर पंचांग को टटोले कि क्या इसमें ऐसा कुछ है हमारे पास जहां से हम ये देख लें कि आर्द्रा नक्षत्र का चौथा चरण में अक्षर क्या आएगा। आपको इस चक्र में कुछ दिखता है? 4 है गुरु, छतरी वाला। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। अगर लड़का है तो छत्रपति शिवाजी, और लड़की है तो क्या रखे? छाया, छाया देवी। छाया देवी। ये आवाज चली गई। छाया नाम रखना है, नाम क्या रखना है? छाया। छाया, छाया अच्छा है। का वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण
इस लड़की का वर्ण क्या है? वैश्य चार वर्ण होते हैं। वैश्य 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 वर्ण है। मिथुन राशि का कौन सा वर्ण होता है? दो लिखे हैं, वैश्य और शूद्र दो। आप तो बताइए मिथुन राशि का कौन सा वर्ण होता है? ये यहाँ पर है आर्द्रा, देखिए ये यहाँ पर, इससे क्लियर हो जाएगा। मिथुन राशि का कौन सा वर्ण होता है? शूद्र। हाँ, शूद्र शूद्र शूद्र। शूद्र, बिल्कुल शूद्र। और यहाँ लिखा है गोल चक्कर में, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा ये है। 6 के नीचे आर्द्रा, मिथुन, शूद्र। वश्य क्या है? वश्य द्विपद। द्विपद द्विपद माने क्या कहें? द्विपद किसे कहेंगे? इंसान दो पैर वाला। नर, मनुष्य, द्विपद, 2 पैर वाला। बहुत बढ़िया। योनि क्या है? कौन? स्वान, कुत्ता। हाँ, डॉग, बिल्कुल ठीक है। और राशि स्वामी कौन है? बुध। बुध बुध। वर्ण क्या है? नर। नर। और नाड़ी क्या है? आदि आदि। आदि आदि। हाँ बिल्कुल, आदि नाड़ी। तो जब आप कुंडली देखेंगे तो आप ये अष्टकूट भी उसके लिखेंगे, इसका वर्ण ये है, बस ये है। इससे आपको फलादेश करने में मदद मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कुंडली। सही बात। हाँ, क्योंकि आप शूद्र वाला जो वर्ण है, सेवकत्व का जो भाव उसके अंदर है, वो आप उसके नेचर में डाल सकेंगे। मिथुन राशि ऑटोमेटिक एक कपल राशि है। एक सबसे अच्छी सुंदर राशि अगर कोई राशि बताई गई है तो वो मिथुन राशि बताई गई है। सेवा भाव का स्वभाव इसमें शूद्र वर्ण होने से हो गया। जितनी भी द्विपद राशियां हैं उनको अच्छा माना गया है, चाहे वो मिथुन हो चाहे कन्या हो। लेकिन श्वान योनि अच्छी है या खराब? अच्छी है। अच्छी है। फेथफुल होते हैं ये लोग, फेथफुल होंगे ये लोग। कैसे होते हैं? वफादार। फेथफुल होंगे, विश्वास पात्र होंगे। वंदना जी तो इसलिए कह रहे हैं इन्होंने पाल रखा है घर पे, वो पीछे से उसकी आवाज नहीं आ रही लेकिन बहुत आती है। बाकी लोग बताएं भाई। नहीं, कुत्ता से फेथफुल तो वो ठीक कह रही है ना, वफादार तो कुत्ता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी लिखा है, कहा का चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथा विचर। नींद भी इसकी बहुत हल्की होती है, फुर्ती मतलब तुरंत उठ जाता है। कुछ इसके अंदर दुर्गुण होते हैं, कुछ इसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इसमें अच्छे गुण बहुत सारे हैं जिनको माना गया है, ठीक है। और लेकिन अच्छे गुण होने के बाद भी ये सभा में सुशोभित नहीं हो पाता। श्वान होने से भाई वो बात अलग है कि देश काल पात्र बदल गया तो आज हम श्वान को एक अपनी वो दे रहे हैं, एक स्तर दे रहे हैं, उसको बिठा रहे हैं बढ़िया उसमें। क्या आज से पहले जब हमारा काल कुछ सनातन काल था, क्या श्वान को इतना महत्व था? सही, सभा में सुशोभित नहीं हो पाता। हाँ, सभा में सुशोभित नहीं होता। वो द्वारपाल है, वो द्वार पे ही रहेगा। क्या नाम है इसका दूसरा? द्वारपाल है कि नहीं श्वान का नाम? बताइए, कोई तो बोलिए। द्वारपाल है ना? हाँ, तो द्वारपाल जब इसका नाम है तो ये द्वारपाल के रूप में सुशोभित होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ करने के बाद भी कई बार अपने मुख्य पद से पीछे रह जाता है, ऐसी बात इसमें जोड़ी जा सकती है। हम देश का और आज के समय में हम कह सकते हैं नहीं, वो बहुत ऊंचाई को भी छू सकता है, क्योंकि आज श्वान बहुत ऊंचाई छूता है। छूता है कि नहीं? प्रधानमंत्री का, बोले ये प्रधानमंत्री का श्वान, ये कैटरीना कैफ का को श्वान है। जिनकी गोदी में आप नहीं घूम सकते उसमें श्वान घूम सकता है। धर्मेंद्र जी, ऐसा तो एसी में और कारों में घूमते हैं वो। हैं? एसी और कारों में घूमना फिरना रहता है उनका। हाँ, एसी कार, कारों में घूमना। हाँ बहुत बढ़िया।
और गुरुजी फिर वो दत्तात्रेय का भी तो है गुरुजी वैसे। हाँ, मनुष्य गण होना भी अच्छी बात है, आदि नाड़ी भी अच्छी बात है, बहुत सी अच्छाई है इसके अंदर। मिथुन राशि है, आप इसके नेचर को अच्छा बोल सकते हैं। तो ये तो नेचर की बात हुई। अब इसके चंद्रमा को यहाँ से देखें, नाड़ी का यहाँ से क्या इसकी है? चंद्रमा जी, तीनों नाड़ियों में क्या क्या फर्क है? तीनों नाड़ियों का थोड़ा ब्रीफ क्या है, क्या है? आदि मध्य और अंत। आदि माने प्रारंभ की, मध्य माने बीच की, अंत माने आखिरी। नाड़ी तीनों अच्छी है, नाड़ी में कोई बुराई नहीं है। तो कोई और भेद नाड़ी नहीं है? आदि में क्या क्वालिटी है, मध्य में क्या क्वालिटी है, ऐसा कुछ अंतर नहीं है कर दो सेंटेंस। नहीं नहीं, इसका क्वालिटी से कोई संबंध नहीं है। इनको नेचर मिलाते हैं जब दो लोगों का, तब देखते हैं कि दो एक सी नाड़ी ना मिले, बस ओके विवाह के समय में। संतान के संबंध में इसका विचार किया जाता है। ओके। लेकिन गुरु अब जी ये बात बताइए, समझ में नहीं आती, ब्राह्मण नाड़ी का देखते हैं, बनिया उसका गण देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा क्वेश्चन रखा। क्वेश्चन ये मतलब है इंसान कि तो इंसान ही है, तो यहाँ पे क्यों नहीं देखते, वहां कुछ मैं देखते हैं। आपके क्वेश्चन का समाधान कर दूं। लोक हाँ। में अपभ्रंश हो जाता है, लोक में अपभ्रंश हो जाता है। मूर्त चिंतामणि में साफ लिखा हुआ है, जिन जिन जातकों की विप्र राशि है उसमें नाड़ी दोष लगेगा। लेकिन लोगों ने उसको क्या किया, विप्र जाति के लिए ले लिया, जबकि विप्र राशि, तो विप्र राशि कौन सी है? कर्क वृश्चिक मीन। कौन सी है? कर्क वृश्चिक मीन। हाँ, तो कर्क वृश्चिक मीन का मिलान करते समय यदि नाड़ी दोष आ जाए तो नाड़ी दोष लगेगा। अगर वहां पर एक नाड़ी मतलब जैसे शूद्र राशियां हैं या क्षत्रिय राशियां हैं या बस वैसे राशियां हैं तो नाड़ी दोष नहीं होगा। यहाँ जाति का कोई संबंध नहीं है, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार जाति का संबंध बना लिया है। ऐसे ही गण, जहां वैश्य राशियां हो, वैश्य राशियां कौन सी है? 2 2 5 8 11 क्षत्रिय वैश्य शूद्र विप्र क्षत्रिय वैश्य 2 6 10 2 6 10। कन्या, हाँ 2 6 10। हाँ, तो वृष कन्या मकर राशि वालों को ही गण दोष लगेगा अगर दोनों समान मिल जाएंगे तो, अन्यथा नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो बनियों में ही लगता है, तो ये अपभ्रंश हो गया है वंदना जी। ये जातिगत नहीं है, ये राशिगत है, और ये मूल चिंतामणि में साफ लिखा है। ठीक है, तो इसलिए लेकिन मानते तो आजकल, हाँ नाड़ी दोष सभी कहते के तो लिए आजकल है। ये है। हाँ। जी क्या कह रहे हैं? कहते आजकल ये है ना, ब्राह्मणों में नाड़ी दोष माना जाता है, बनियों में गण दोष माना जाता है। मैंने आपको उस बात का परिहार किया हाँ। था ना कि जो हाँ बिल्कुल, हाँ वो कर दी। अपभ्रंश हो गया है, इसके लिए आप हम जो जोशी आगे आ रहे हैं उसका सुधार कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आप ये बताइए, क्या ये कुंडली मंगली है? नहीं है गुरुजी। नहीं है। गुरुजी चंद्र कुंडली से तो मांगलिक है, अष्टम में बैठे चंद्र कुंडली मंगली है। अच्छा, चंद्र कुंडली से और सूर्य कुंडली से भी मांगलिक कुंडली से भी नहीं है, द्वादश भाव में। चंद्र से भी नहीं, अष्टम में आएगा। हाँ ठीक है, चंद्र से तो है, अष्टम में आएंगे मंगल। और सूर्य से, उससे भी द्वादश में आ रहा है, उससे भी। और लग्न से, लग्न से नहीं आ रहे। नामान से, नवान से भी है, शुक्र से, शुक्र से भी मांगलिक है गुरुजी। ओके। प्रथम दृष्टया यह कुंडली मंगली नहीं है, क्योंकि ज्यादातर विचार हम पहले लग्न कुंडली से ही करेंगे। और द्वितीय जो विचार आप सभी ने किया उसके लिए हम लिखेंगे ये आंशिक मंगली है। आंशिक मंगली के लिए कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर की कुंडलियों को हम जब देखेंगे, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवांश कुंडली या शुक्र कुंडली, उसके अंतर्गत हमें मंगल दोष दिखता है। फिर भी ये कुंडली आंशिक मंगली की श्रेणी में आती है, क्योंकि मंगल किस राशि का है? मंगल उच्च का है यहाँ पर।
उच्च राशि उच्च का का है। है। क्या उच्च राशि के मंगल को मांगलिक दोष होता है? नहीं नहीं होता है। होता। शायद नहीं नहीं होता। होता। और नवांश में मंगल किस राशि के? नवांश में मंगल किस राशि के हैं? स्वराशि के मेष में। मेष राशि के मंगल है, इसलिए वहां भी मांगलिक दोष नहीं होगा। तो हम देखें कि मांगलिक दोष कब हो सकता है, किन परिस्थितियों में मांगलिक दोष को महत्व दिया है, और कौन कौन से, ये आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? तो ये पेज नंबर आपको बता देता हूँ, 62। ठीक है जी। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे मांगलिक के संबंध में परिहार मिल जाएंगे, और वहां आपको ये चीज भी लिखी मिल जाएगी कि सिंह कर्क धनु मीन का मंगल, मैं अगर पूरा पढ़वाऊं तो हम पूरा भी पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ने के लिए कोई मधुर आवाज वाला व्यक्ति चाहिए। कौन है जिसकी आवाज मधुर हो? कोई तो नहीं दिख रहा। जी फॉर, ये कौन है जी? गिरमरी, ऋतु गिरमरी। ओके, ये तो पढ़ेंगी कि ऋतु जी आप? चलिए धर्मेंद्र जी हमारा मधुर पढ़ते हैं। धर्मेंद्र जी, मांगलिक का पूरा प्रकरण पढ़ना है। कुछ दोष मंगल का स्थान न्यास जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12 भाव स्थान पर होने से वर कन्या की पत्रिका मांगलिक संज्ञा की कही जाती है। यथा सूत्र लग्ने वै चा पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या। आप हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। अच्छा, नंबर 2, यदि वर कन्या की पत्रिका में जिस स्थान भाव पर मंगल हो तथा अन्य कोई प्रबल पाप ग्रह भी उस स्थान पर ही रहते हो तो कुछ भोग दोष नहीं रहता एवं परिहार रचना बन जाती है। ठीक है। और तीसरे में भावार्थ है कि वर कन्या की पत्रिका में 1, 4, 7, 8, 12 स्थान भाव में शनि हो तो भी भोग दोष शांत हो जाता है। हाँ, ये पॉइंट सब लोग दिमाग में रखते जाइए या नोट करते जाइए। आगे 4 नंबर। एक विशेष सूत्र रचना यह भी कि वर कन्या के जन्म लगन तथा चंद्र लगन दोनों से भाव गणना करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। 5। पांचवा, मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक वर के साथ करना यह भी शास्त्र नियामक प्रचलित है। ठीक। वर कन्या मांगलिक वर्ग संज्ञा में मान्य है भी तो या नहीं, इस प्रश्न पर विचार मंथन कर लेना योग्य विषय है। यदि मंगल रचना में यदि निम्न वचन शास्त्र नियामक भी प्रतीत हुए तो मांगलिक कुछ दोष नहीं बनेगा। ठीक। अर्थात मंगल पर गुरु और नीचे करो। मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि बनते मंगल केतु दोष नहीं, मंगल कृत केतु नहीं, मंगल कृत, मंगल केतु दोष नहीं रहे। हाँ, मतलब गुरु की दृष्टि मंगल पे आ रही है तो मंगलिक दोष नहीं बन रहा है। नंबर 7। पुनरपि शास्त्रीय समाधान सूत्र यह भी है कि मेष राशि का मंगल लगन में अथवा वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ शुभ भाव में अथवा मकर राशि का सप्तम 7वें तथा कर्क राशि का अष्टम 8वें तथा धनु राशि का मंगल द्वादश 12वें स्थान में रहते भोग दोष नहीं बनेगा। हाँ, ये नोट कर लीजिए। मेष का लग्न में, वृश्चिक का चतुर्थ में, मकर का सप्तम में, कर्क का अष्टम में, धनु का 12वें में। ये एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर। यदि वर कन्या के मंगल की स्थिति वक्री नीच अस्त तथा शत्रु राशि की 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में हो तथा गुरु शुक्र लग्न केंद्रादि में बलवान राशि रचना के हो तो भी भौम दोष नगण्य माना जाता है। बिल्कुल ठीक। इस भौम दोष समाधान हेतु और भी शास्त्र वचन है। गुरु शुक्र केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10वें भाव में स्थित एवं सब नवाज स्वर्ग तथा चंद्र पर गुरु शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो अथवा शुभ ग्रहों के साथ संबंधित मंगल
तथा कर्क लगन का मंगल अपनी नीच राशि का अथवा शत्रु राशि मिथुन कन्या का अथवा हस्तगत स्थिति का रहते भी अनिष्ट सूचक नहीं होता। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर गुरु शुक्र केंद्र में हो और स्वनवांश में हो, मतलब डिविजनल चार्ट में नवांश में अपने अपने नवांश में हो, चंद्र पर गुरु शुक्र की दृष्टि आ रही हो और शुभ ग्रहों का संबंध बन रहा हो, मंगल कर्क राशि का यानी नीच का हो, तो भी ये या हस्त का हो, मिथुन कन्या की बुध की राशि का हो, तो अनिष्ट नहीं होता। चलिए नंबर मंगल दोष परिवार विषयक समाधान वचन यह भी है कि यदि वर कन्या मांगलिक होवे तो यदि सूर्य 3, 6, 10, 11 भाव स्थान में होवे एवं गुरु कर्क उच्च राशि का और शुक्र उच्च मीन राशि तत्व संज्ञा के होवे और चंद्रमा 2, 5, 9, 11 स्थान भाव में हो तो मंगल दोष विनाशक अर्थात मांगलिक संज्ञा नहीं बनेगी। हाँ, तो ये देखेंगे कि अगर देखेंगे कि क्या गुरु उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं, सूर्य 3, 6, 10, 11 में है, गुरु 2, 5, चंद्रमा 2, 5, 9, 11 में है, अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है तब भी इसका परिहार होता है। वर कन्या के मांगलिक स्थिति रचना उपरांत यदि मंगल मकर उच्च राशि का अथवा स्वग्रही मेष वृश्चिक राशि का हो अथवा स्वनवांश राशि वर्ग का हो एवं 3, 6, 10, 11 स्थान भाव में प्रभावशाली रहते भी मंगल दोष नहीं बनता। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि मंगल यदि मकर का उच्च का हो, स्वराशि का हो, तो या स्वनवांश में हो, तो या तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें स्थान में हो तो मंगल दोष नहीं बनता। यानी एक का तो केंद्र में है, दूसरे का तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें में है, तो आपस में कट जाएगा। भावार्थ यह है कि मित्र राशि सिंह कर्क धनु मीन का मंगल मंगली दोष कारक नहीं बनता। हाँ, यहाँ पर मित्र राशि को भी छुड़वा दिया। चलिए वर कन्या के अष्टकूट गुणादि मेलापक जनु राशि और नक्षत्र अनुसार यदि 25 से 30 संख्या के गुण प्राप्त हुए तथा राशिपति मित्रता एवं परस्पर गण एक समान वर्ग के होवे तो भी भौम कुछ दोष का निवारण होता है। हाँ, अगर गुण अधिक हो तब भी ये समाधान हो जाता है। जिस वर कन्या की पत्रिका में प्रथम भावादि 1, 4, 7, 8, 12 में स्थित मंगल यदि चंद्र अथवा गुरु के साथ युति कारक अथवा चंद्रमा केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 भाव में होवे तथा सप्तम 7वें भावेश अपने स्थान में हो एवं केंद्र त्रिकोण भाव में शुभ ग्रह तथा 3, 6, 11 भाव स्थानों में पाप ग्रह हो इस रचना स्थिति के बनते भी मांगलिक दोष मान्य नहीं होगा। बहुत बढ़िया है ना। मंगल मांगलिक स्थानों में मंगल हो, संग में चंद्र गुरु की युति बन रही हो, तो चंद्र गुरु की युति के कारण ये नहीं लगेगा। चंद्रमा से केंद्र में ये युति बन रही हो, मतलब स्थिति बन रही हो गुरु चंद्र की, या सप्तम भावेश अपने सप्तम भाव में ही बैठा हो, सप्तम सप्तम में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में सप्तम शुभ ग्रह बैठे हो और 3, 6, 11 में पाप ग्रह बैठे हो त्रिषणाय में, तब ये परिहार होते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी और गहराई से आपको समय कुंडली देखनी पड़ेगी। यदि वर कन्या की पत्रिका में लग्न से चंद्रमा से तथा शुक्र से 1, 2, 4, 7, 8, 12 इन भाव स्थानों में किसी एक स्थान पर ही अर्थात जिस भाव राशि में वर के स्थित हो उसी भाव राशि स्थान में कन्या के भी होवे तो भी मांगलिक परिहार बन पाता है तथा दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। बिल्कुल, मतलब जिस भाव में कन्या के हैं उसी भाव में वर के हो तब भी परिहार हो जाएगा। परंतु यदि वर कन्या में से दोनों के मंगल अलग अलग स्थानों में हो तो उपयुक्त सफल नहीं प्राप्त होंगे। हाँ, दिक्कत आती है। 15 मंगल आदि अन्य चतुर्थम पापक ग्रहों के परिहार दोष निवारण हेतु यह सूत्र भी अवलोकनीय है। यथा जो भाव अपने स्वामी से युक्त हो, दृष्टि प्रदाता हो तथा उन भावों का फल शुभ सूचक बनेगा तथा पाप ग्रह बुध एवं क्षीण चंद्रमा यदि शनि मंगल सूर्य के साथ अथवा इनसे ही देखा जावे तो उन भाव हानि ने फल बनना भी स्पष्ट है तथा शुभ ग्रह
बुध सुशुक्र सबल प्रभावशाली चंद्र से युक्त अथवा दृष्ट हो उन भावों का प्रतिफल शुभ सूचक तथा शास्त्रीय वचन सूत्र है। बहुत बढ़िया। ये वही बात लिखी है, जैसे भावेश भाव को देखता हो या शुभ ग्रह उनको देखते हो तो ये दोष कम हो जाएगा, और पाप ग्रह उनको देखते होंगे तो ये दोष बढ़ जाएगा। लास्ट इसी प्रकार केवल 1, 4, 7, 8, 12 स्थान स्थित मंगल के रहते ही कुछ दोष मांगलिक योग नहीं बन पाता। अन्य भी लिखित विविध शास्त्रीय पर्याप्त समान आधान सूचक वचनों का मंथन करते विचारशील रहते सारभूत तथा निर्णय करना शास्त्र सम्मत है। बहुत बढ़िया। तो ये मांगलिक दोष का हमने बहुत सारा देखा, इसलिए हमने जो चूंकि हमने ये इसमें देखा था उच्चिका मंगल, मैंने आपको उसकी पुष्टि कराने के लिए कि वहां पर दिया हुआ है संघ में, आपको बहुत सारी पुष्टि हो गई कि मांगलिक का परिहार कैसे 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 देखा जा सकता है। यह कुंडली मंगली है, तो ये कुंडली हम कहेंगे मंगली नहीं है, लेकिन आंशिक मांगलिक की श्रेणी में है, और वो आंशिक मांगलिक भी लगेगा नहीं क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च के। तो अब पूछेगा जातक कि क्या माता के लिए अच्छा है। गुरुजी जब मंगल में थोड़ा 2 पॉइंट और क्लियर कर दे थोड़ा। एक तो मंगल नीच का है तब भी मंगलिक नहीं माना, मंगल नीच का 1, 4, 7, 8, 12 में तो और कर रहा हो जाना चाहिए। देख लो साहब, विधाता की मर्जी है। और दूसरा कह रहे हैं 1, 4, 7, 8, 12 में शनि हो तब भी शांत हो जाता, तो शनि से अपन सोच रहे थे कि शनि से भी मंगलिक दोष लगता है। चलिए इसमें मांगलिक दोष की क्लास होगी तब पूरा, अभी क्योंकि अभी आपका जो आएगा उसमें सप्तम भाव में मांगलिक के ऊपर बहुत कुछ है, करेंगे उस पर भी बात करेंगे। आज जितना था वो सामने रखवाया उसको करेंगे समाधान, और वो सही लिखा है उसका बस केवल आपको पुष्टि करना पड़ेगी, और पुस्तकों से मेरे को मैं कर दूंगा। हम ये अब जातक पूछता है कि जातक ये जातक या जातिका जिसका जन्म हुआ है ये माता पिता के लिए कैसी है, तो माता के लिए कैसी, सबसे पहले ये बताइए। चंद्रमा से चौथा स्थान देख लें। चंद्रमा से चौथा स्थान, सबसे पहले तो चौथा स्थान देख लो ना, चंद्रमा से चौथा क्यों देख लो। चलो तो चौथे स्थान में क्या है, वृश्चिक राशि में केतु बैठा है। केतु बैठा है, और वृश्चिक का स्वामी कहाँ है, राहु देख रहा है, वृश्चिक का स्वामी कहाँ गया, मंगल छठे में। मंगल हाँ मंगल छठे में गया ना, उच्च राशि में, शनि के साथ उच्च का, ठीक है। ओके, अब चंद्रमा को देख लो, चंद्रमा चौथे भाव से कौन से भाव में है, 8वें में, बहुत बढ़िया। अब आप तीसरा जो बोल रहे थे चंद्रमा से चौथा भाव, उसका स्वामी कौन है, बुध। वो क्या स्थिति है उसकी, किसके राशि में, किसके नक्षत्र में है, वो अपने भाव से कौन सा है, बुध अपने भाव से कौन सा है, गुरुजी बुध अपने से छठे में। अब कुछ इसका छोटा मोटा निकला हो तो बताइए कैसा है, चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, राहु के, बताइए माता के लिए कैसा है। भुवनेश जी चले गए क्या, नहीं हो गुरुजी, मैं बोलूं क्या, अरे सबको बोलने का अधिकार है आपको। अच्छा ओके गुरुजी, बुरा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मंगल जो है वो भाग्य भाव का स्वामी भी है, और भाग्य भाव उसकी मूल त्रिकोण राशि है, वहां से वो केंद्र में है, और उच्च का है शनि के साथ है, शुक्र के साथ है। माता जो है बुध की राशि में है, और बुध जो है शनि के 7वें भाव में है, और मंगल को राहु भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल के आता है वो निकल के आता है कि माता के हेलो हाँ, तो माता के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है, क्योंकि बुध अस्त भी नहीं है कि बुध अस्त हो, ऐसा भी योग नहीं बन रहा है। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी गुरु द्वारा दृष्ट है, ठीक है। और नहीं ऐसा कोई भाव नहीं दिख रहा कि माता के लिए कोई बहुत हानि हो इसमें। कोई और बोलना चाहेगा,
कोई और बोलेगा? बस है एक के माता का वजन बढ़ेगा इनके जन्म के बाद, वेट गेन करेंगी वो, बाकी कोई मुझे हानि नहीं ओके। है। अच्छा धर्मेंद्र जी आप भी बोल रहे हैं कुछ? गुरुजी मेरे को तो ये लगता है थोड़ा सा परेशानी रोग हो सकता है माता को। अच्छा। क्योंकि चंद्रमा जो चतुर्थ छठे में गया अपने से तृतीय भाव में थोड़ी सा परेशानी थोड़ा दे सकता है, और चंद्रमा भी अपने से क्या नाम है अष्टम में गया अपने भाव से, और बुध जो उसका चंद्रमा का राशि है वो भी अपने से छठे भाव में चला गया, तो थोड़ा सा रोग तो दिख रहा है गुरु। ठीक है। नहीं गुरु और जी बाकी बिल्कुल मैं एक और चीज नहीं, बोलना आपकी बात इसमें, हो गई, आप नहीं ये भूमदेव जी बात, कोई बात को काटना नहीं है। आपने ठीक है बोला गुरु। वो भी अच्छा है, इन्होंने ठीक बोला गुरु। वो भी अच्छा है। ठीक गुरु। कैलाश जी आप बोले? वंदना जी, कैलाश जी, डॉक्टर प्रजापति जी और विदु जी। नहीं गुरुजी इसमें जो चतुर्थेश है वो अपने से तीसरी राशि में गया हुआ है, तीसरे छठे भाव में तीसरे भाव में गया हुआ है अष्टम से, मगर उच्च का है तो मंगल तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन अशुभ ग्रह शनि के साथ बैठा हुआ है तो उससे कुछ परेशानी होनी चाहिए। और जो चतुर्थ भाव है वो राहु केतु के एक्सिस में, यानी चतुर्थ भाव तो पीड़ित है ही, यानी मंगल भी कुछ हद तक पीड़ित है और चतुर्थ भाव भी पीड़ित है, लेकिन उच्च बल सबसे बड़ा बल होता है, इसलिए मंगल स्ट्रांग रहेगा। इसके साथ अगर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए अगर उसका कारक जो है वो अच्छा लग रहा है, इसलिए माता पर ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ओके विदु जी आप बताइए। गुरुजी माता का कारक चंद्रमा अपने से 12वें भाव में है, तो मतलब बाकी साथियों ने जो उसके अलावा इसमें उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये अपने से 12वें में गया है चंद्रमा। अपने से 12वें में गया है और चतुर्थ स्थान से नहीं, मतलब चंद्रमा 12वां भाव चंद्रमा का है, चंद्रमा माता का कारक जो 11 में गया है, तो अपने से 12वें में है, तो माता के लिए अच्छा नहीं होगा शायद। ठीक। वंदना जी आप क्या कह रही हैं? मेरे ख्याल से भी ज्यादा सही नहीं है। ठीक है कैलाश जी। राहु की दृष्टि है तो माँ से थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कैलाश जी चौथा भाव से राहु केतु के एक्सेस में है तो ये गलत तो है ही है, और कारक चौथे भाव से 8वां है, तो कमी तो है, कुछ न कुछ माँ के लिए कमी तो दिख रही है। बहुत बढ़िया। गुरुजी अभी मैं व्यवहार में जी बोले। गुरुजी नवांश में भी चंद्रमा अगर मैं राहु केतु के अक्ष में चतुर्थ भाव और चंद्रमा वहां से द्वादश में चला गया और परेशानी तो ठीक है आप लोगों का सबका हो गया। केतु के बैठने का कारण और चतुर्थेश मंगल छठे में जाना, शनि के साथ मिलना, चंद्रमा का राहु के साथ होना, चंद्रमा का चतुर्थ भाव से अष्टम में होना, अपनी राशि से 12वें भाव में होना, ये बात दर्शा रहा है माँ को जन्म के समय जातक कष्ट दे सकता है। तो जातक सर्जरी से हुआ या हुई, क्या ये माँ का सर्जरी होनी चाहिए, तो माँ को कष्ट नहीं माना जाएगा? जी माना जाएगा गुरुजी। बिल्कुल। गुरुजी क्या बोला आपने, क्या बोला कि मैं सुन नहीं पाया? माता ये जातक सर्जरी से हुआ है तो माँ को कष्ट माना जाएगा कि नहीं? हाँ माना जाएगा। कल तो हम यही देखेंगे कि गुरुजी लेकिन दशा पर जी राहु मंगल की दशा चल रही है ना, अभी दशा में नहीं जा रहे हम। अभी जब भी आप ऐसे कुंडली को शुरुआत में तेवा देखोगे तब आप जातक के साथ माता को, यानी ये माता को कष्ट देकर पैदा हुआ है या बिना कष्ट दिए पैदा हुआ है, ये बात जानने के लिए आप केवल चौथा भाव और चंद्रमा को पढ़ लेना, जैसे अभी पढ़ रहे थे, आपको पता चल जाएगा। ज्यादातर चंद्रमा पीड़ित होने पर ऐसा हुआ होगा कि जन्म के समय माँ को कष्ट हुआ होगा, और चंद्रमा ज्यादा पीड़ित होने से जातक को भी कष्ट हुआ होगा,
यहाँ पर गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि है, इसलिए फिलहाल हमें नहीं लगता कि जातक को भी ज्यादा कष्ट है। और गुरु की लग्न पर भी दृष्टि है, गुरु की लग्न पर दृष्टि, गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि, गुरु सूर्य के साथ, लग्नेश के साथ, इसलिए ये कह सकते हैं कि जातक को ज्यादा कष्ट नहीं होगा, लेकिन जातक की माता को कष्ट जन्म के समय हुआ होगा। क्या ये बात आप लोगों को लग रही है? बिल्कुल सही लग रहा है गुरु जी। जी गुरु जी, ये तो है सर, अगर क्योंकि लग्न वो लगने मंगल का संबंध होता है, यानी सर्जरी होती है। हाँ, अगर लग्न लगने से भी पीड़ित हो जाते हैं तो जातक को भी बालारिष्ट होता है, यानी वो भी पीड़ित हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना, इस बच्चा 7 मासा 6 मासा 6.5 7 मास का हो गया तो उसको मशीन में रख दिया, तो यह वो बात नहीं है, पूरी तरह से मैच्योर है। 2-3 दिन पहले हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि 26, तो जैसे मान लो उन्होंने कहा था 15, 16, 17 तारीख, और वो 12 को हो गया, ये कोई विशेष बात नहीं है, क्या हो गई। लेकिन माँ की सर्जरी हुई, ये एक विशेष बात थी। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे, क्या ये अपने पिता के लिए भी कष्टदायी है? तो नवा भाव और सूर्य से नवा, इनको पढ़िए। कोई नहीं बोल रहा, क्या हुआ? सब चले गए क्या अपने अपने घर? गुरुजी, ये मंगल की इसमें 9वें भाव पर दृष्टि हो रही है। हाँ ठीक है। और जिससे ये 9वां भाव तो थोड़ा पीड़ित हो रहा है, बट सूर्य शत्रु राशि में है, लेकिन गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो ठीक है। और गुरु की लग्न पर दृष्टि भी है, तो लग्न और लग्नेश तो ठीक लग रहे हैं, बट उसका जो मतलब 9वां भाव जो पिता का भाव है, वो पीड़ित हो रहा है। अच्छा ठीक है। गुरु जी, इसमें जो पिता के लिए अपन 9वां भाव देखते हैं, और नवमेश मंगल वो तो अपने उसमें भाव बैठा है और अपने भाव को देख रहा है, यानी कि वो भाव तो मजबूत हो ही रहा है, 9वां भाव पिता का। हाँ, मजबूत हो जाएगा। ठीक है। और सूर्य बैठा हुए हैं, और 9वें भाव का कारक सूर्य अपने लग्न को देख रहा है, सिंह राशि को, तो मतलब वो भी मजबूत, लड़के का वो भी दृष्टिकोण भी मजबूत है। और गुरु और बुध के साथ 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो ये भी बेटर है। और सूर्य से 9वां भाव देखें तो हम तृतीय स्थान तुला राशि बैठती है, जिसका तृतीय शुक्र मंगल के साथ बैठा है। ज्यादा अपने को कोई परेशानी नहीं दिख रही लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू। और शुक्र यदि सूर्य कुंडली से जाए तो बल्कि उसका धन की वृद्धि दिखा रहा है। अच्छा बंदना जी। गुरुजी ऐसा दिख रहा, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ गुरुजी, ऐसा है कि इस कुंडली में मंगल योग कारक तो है, परंतु छठे भाव में बैठा है शनि के साथ। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से 12वें भाव में है, और 12वां भाव जो शनि का जो 12वां भाव जहां मूल त्रिकोण राशि है, वो 10वें भाव का भाग्य है, उसका वो स्थान है, लाभ स्थान, कर्म का कर्म है। तो ऐसे में ये दिखता है। और जो शुक्र है, शुक्र भी तीसरे स्थान में है, तीसरे स्थान का स्वामी छठे स्थान में बैठा है। इट मींस कि इनके जन्म से पिता को व्यवसाय में हानि होने के योग मुझे दिखते हैं। उनके कर्मों में हानि का योग दिखता है मेरे को, क्योंकि शनि जो है मंद ग्रह है, निराशवादी ग्रह है, और सूर्य सूर्य लगन में शनि जो है योग कारक नहीं होता है, तो वहां पे मंगल का होना ऊंच का जरूर है, परंतु कई तरीके से पीड़ित भी हो रहा है। राहु से भी दृष्ट है, शनि के साथ में है। तो ये तो दिख रहा है कि अब इनके पिता के जो इनका पराक्रम है, पराक्रम की हानि दिख रही है इसमें यहाँ पर। चलिए ठीक है। बंदना जी आप बताएं।
मेरे ख्याल से तो मंगल से अपनी स्वराशि को देख रहा है, 9th हाउस को देख रहा है 4th दृष्टि से, तो पिता के लिए अच्छा है भाई ये। और सूर्य से भी ठीक है, ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है मेरे को तो कुछ। चलिए ठीक है। हेतु जी आप बताएं। मुझे तो नहीं आया कुछ भी। है जी, कैलाश जी आपका क्या मत है? मुझे तो पिता के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है गुरुजी। मंगल भी उच्च का दिख रहा है, पिता का कारक सूर्य भी गुरु के साथ है, बुध के साथ, सब ठीक ठाक लग रहा है मुझे तो, उसका कोई गलत प्रभाव नहीं लग रहा। चलिए, खैर अभी ऐसा कुछ गलत प्रभाव देखने को मिला भी नहीं है, क्योंकि अभी जातक को जन्म हुए 9-10 दिन हुए हैं। फिलहाल तो जातक के पिता खुश हैं, संतुष्ट हैं। हाँ, हालांकि उनको कोई ऐसा अचीवमेंट भी नहीं हुआ है कि कोई प्रमोशन हुआ हो, कि कोई विशेष लाभ हुआ हो, लेकिन कोई विशेष हानि भी अभी देखने को नहीं मिली है। तो दोनों के फल हमने सुरक्षित रखे हैं। अगर इसमें कुछ खराब फल पाए जाएंगे तो भी बताया जाएगा, और अच्छे फल तो पाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा खराब देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर कुछ महीने 2 महीने में होता है तो फिर अपन विचार करेंगे इस कुंडली पे। तो हम सभी लोग इस बात पे यही कहेंगे कि पिता के लिए अच्छी है। मूल कारण ये है, पिता का कारक सूर्य है, जो कि एक केंद्र का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा है। सूर्य गुरु के नक्षत्र में है,